सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सीयूटी कॉर्नर की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल के वीडियो के बारे में, जो कि था जेएनयू अनफिल्टर्ड के ऊपर। और उसमें बहुत से लोगों ने सवाल पूछा है कि भैया अब क्या करना है, फॉर्म भरने के बाद क्या करना है, जेएनयू की जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कब होगा, इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन दीजिए, इसके ऊपर बताइए। इसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है, तो उस सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं सीयूटी कॉर्नर। तो आज की वीडियो में हम लोग यही सब जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग जान लेते हैं कि अभी फ़िलहाल में चल क्या रहा है। ठीक है, तो अभी रुको मैं एक बार देख लेता हूँ, शायद फोकस हिला हुआ है, एक सेकेंड। या तो अभी 27 फरवरी को क्या हुआ है कि सीयूईटी यूजी 2024 का फॉर्म ओपन हो चुका है। तो आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं और ये फॉर्म 26 मार्च तक अभी आप भर सकते हैं। मुझे पूरा का पूरा चांसेस है, मुझे पता है बहुत सारे चांसेस हैं कि ये जो है 15 अप्रैल तक एक्सटेंड हो जाएगा फॉर्म। लेकिन आप उतना लेट नहीं करेंगे। अगर 26 मार्च को दिया गया है तो आप मतलब कि 10 से 20 मार्च के अंदर जो है फॉर्म भर लेंगे। मैं आज भी आपको वही सेम चीज़ बोलूँगा कि प्लीज़ 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 अभी फॉर्म को मत भरिए, रश मत कीजिए। 10 मार्च के बाद भरिएगा और 20 मार्च के पहले भर लीजिएगा। ठीक है, एक हफ़्ते पहले आप भर लोगे तो कहीं बहुत ज़्यादा जो वेबसाइट है वो क्रैश नहीं करता है। लास्ट के 3-4 दिनों में आप मत जाना, मत भरना, क्योंकि वेबसाइट जो है खुलेगा नहीं, लिंक विंक काम करेगा नहीं, ना आपके मोबाइल पर OTPs आएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब ट्रैफिक हो जाता है तो गवर्नमेंट की जो साइटें हैं वो काम नहीं करती हैं। ये सीयूईटी के फॉर्म पे नहीं है, ये जितने भी फॉर्म मैंने आज तक भरे हैं उन सभी में मैंने देखा है। ठीक है, तो अभी प्लीज़ मत भरना। अभी जाकर के आप यूट्यूब से वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो, फॉर्म को भरा कैसे आता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, उन सबको आप देखो। आपको बहुत अच्छा जब लगेगा, जब आप 5-6 वीडियो को देख लोगे, जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझसे क्या क्या गलतियाँ हो सकती है, किस किस पॉइंट पे और कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे चाहिए होगा, उसके बाद आप वीडियो भरना। तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो चांसेस हैं आपकी गलती नहीं होने के वो। ठीक है, उसके बाद फॉर्म कभी भी पैनिक में मत भरना। अगर आप साइबर कैफ़े में जा रहे हो तो एकदम आराम से भरना। ठीक है, अपना 1.5 घंटा 2 घंटा जितने का भी पर्ची आती है उसको कटा लो। 1 घंटे का मान लो 50 रुपये ले रहे हैं, 2 घंटे का 100 रुपया दे दो, लेकिन एकदम आराम से भरना। क्योंकि फॉर्म अगर आप अच्छे से नहीं भरोगे, फिर करेक्शन करोगे, उसमें अलग दिमाग ख़राब होता है। तो एक ही बार भरना, अच्छे से भरना। ठीक है, 3 से 4 बार आपको ऑप्शन दिया जाता है देखने का सबमिट करने से पहले। तो आप बार बार चीज़ों को रिवाइज़ कर लेना कि कहीं आपके नाम पे स्पेलिंग में, पापा मम्मी या फिर एड्रेस में या फिर कोई भी कैटेगरी में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और पानी पड़ने लगा तो अभी सबसे पहले आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना है। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि आप सभी लोग जेएनयू के या फिर लैंग्वेज के स्टूडेंट बनने जा रहे हो या फिर बनना चाहते हो, तो आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो, जनरल टेस्ट पढ़ रहे हो सीयूईटी के लिए। तो मैं अगली वीडियो में आपको ये पूरे फुल फ्लैश तरीके से बता दूंगा कि आप कौन कौन से यूनिवर्सिटी इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे कौन कौन सा कोर्स कराती है, जिसमें कि आप भर सकते हो कि अगर आपका मान लो कि इधर नहीं हुआ तो आप उधर भी जा सकते हो एक अच्छे करियर ऑप्शन के तरफ में। ठीक है, और ये सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रहेंगे, कुछ डीम्ड रहेंगे, कुछ प्राइवेट भी रहेंगे। जितने भी सीयूईटी में पार्ट करते हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा अगले वीडियो के लिए। आप इस 1 या 2 दिन रुक जाइए, उसके बाद अपना फॉर्म भी आप आराम से भरिएगा। आज तो 3 तारीख ही है, कोशिश कीजिएगा 10 के बाद फॉर्म भरने का। ठीक है, अभी बस मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, ये मैं आने वाली वीडियो में भी आपको बताऊँगा, लेकिन फिर भी एक बार बता दूँ क्योंकि रिपीट करने से शायद हो सकता है कि दिमाग में ज़्यादा घुसे। तो सीयूईटी के फॉर्म में जब आप यूनिवर्सिटीज़ भर रहे हैं तो कोई अपर या हायर लिमिट नहीं दिया गया यूनिवर्सिटीज़ भरने का। तो आप 50 भी भर सकते हैं, आप 5 भी भर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पैसा उस पर निर्भर नहीं होता है कि आप 5 भरोगे तो आपको 400 लगेगा, 50 भरोगे तो आपको 1000 रुपये लगेगा, ऐसा नहीं होता है। आप 50 भी भर सकते हो, 60 भी भर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि जो कोर्सेज़ को मैं आपको बताऊँ इंग्लिश और जनरल टेस्ट के लिए उन्हीं को भरना। क्योंकि आप भरने का तो 200 कोर्सेज़ भर दोगे, 150 में आप एलिजिबल ही नहीं हो, 150 में आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मांग लिया तो क्या ही फ़ायदा है फिर भरने का। तो ऐसे कोर्सेज को भरो जिसमें एकदम आप 100% एलिजिबल हो। ठीक है, जेएनयू जो भी भरेंगे, मैं अभी बता देता हूँ कि जेएनयू जो भी भरेंगे सीयूईटी के फॉर्म पे 10 के 10 लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिएगा। सीओपी अगर आपको भरना है तो सीओपी भी शायद 10 या 11 सब्जेक्ट्स में होती है, तो उनको भी भर लीजिए। और लैंग्वेज जब भी सेलेक्ट कीजिएगा 10 के 10 लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि 3 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है, वो 3 लैंग्वेज आपको जेएनयू के रजिस्ट्रेशन में सेलेक्ट करना है, अभी नहीं करना है। अभी आप सारे सेलेक्ट कर लीजिए, एकदम वर्स्ट केस लेकर चलिए कि आपका कहीं अगर नहीं हो सकता है तो आप कहाँ जाओगे। मैंने अपने टाइम पे 42 या 43 यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म भर दिया था और 200 या 220 कोर्सेज़ के लिए भर दिया था।
तो सोच लो कि मैं कितने हद तक पागल था मतलब कि इस एग्ज़ाम के पीछे। खैर बहुत ज़्यादा तो ये एग्ज़ाम हार्ड नहीं होता है, आज के दिन में भी हार्ड नहीं है। लोग हार्ड हार्ड पता नहीं क्यों कहने लगे हैं। मुझे 22 में भी उतना ही आसान लगता था, 24 में भी उतना ही आसान लगता है, ठीक है। बट ठीक है, आप समझ जाना। तो क्या हुआ कि हाँ, क्या होगा मैं वो बताता हूँ कहाँ फंस गया मैं। तो सुनो, JNU सॉरी, जब आप CUET का फॉर्म भर लोगे उसमें अपना नाम, रोल नंबर, ये सब आपको जब मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, आपको अपने जो ईमेल आईडी है वो आपको डालना पड़ेगा, आपको पासवर्ड जो है वो डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है वो सही से डालना होगा, ठीक है। कोशिश करना कि अगर आप लोग साइबर कैफ़े में जा कर के फॉर्म भर रहे हो तो प्लीज़ अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको या जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा उसको कहीं पे अच्छी जगह से लिख लेना और अच्छा सा पासवर्ड यूज़ करना, ठीक है। तो ऐसा करना, ये नहीं कि साइबर कैफ़े वाले भैया ने का फ़ोन नंबर दे दिए हैं, उनका ईमेल एड्रेस दे दिए, वो मत करना। ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी फॉर्म में, क्योंकि आपको वहीं पे तो कांटेक्ट किया जाएगा ना कि आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, रिज़ल्ट निकला नहीं निकला, तो आपको वहीं पे आपको पता चलेगा सारी चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले अभी आप क्या करेंगे, अभी आप जो काम कर सकते हैं वो ये करेंगे कि यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ पे जाकर के CUET 2024 का जो UG का फॉर्म फिलिंग है वो उसका वीडियो देखेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी लगेंगे, मान लो कि आप किसी कैटेगरी से आते हो, मान लो कि आप OBC से आते हो, आप SC से आते हो, ST से आते हो, आप EWS से आते हो, या फिर आप किसी PWD कैंडिडेट हो, ठीक है, किसी नहीं, आप कोई PWD कैंडिडेट हो यानी कि पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी हो, तो आपको जो उसका सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना होगा और आपको CUET के टाइम पे आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद अभी तो आप इसी काम पे लग जाओ। सबसे पहले आज की आज वीडियो वगैरह देख लेना, उसके बाद अपने पापा को पकड़ो, अपने चाचा को, मामा को, या साइबर कैफ़े वाले भैया को पकड़ो और जा करके अपना सबसे पहले सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाओ। तो 2-3 सर्टिफिकेट्स हैं जो अभी आपको लगेंगे, मेरे ख्याल से इनकम सर्टिफिकेट होगा और कास्ट सर्टिफिकेट तो हमेशा रहता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट होगा। अगर मान लो कि अगर आपको 10 से 12 दिन में बन जाता है तो अच्छा है, तो सही है। अगर नहीं बन पाता है, मान लो कि 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन लग रहा है कि CUET का डेट निकल जाएगा फॉर्म का, तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म देता है वो, जिससे कि आप जो अप्लाई करते हैं तो वो रिसीट जो देता है आप उसको भी डाल सकते हो। सिंपल सा बात ये है कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो जाओगे, मान लो कि आप JNU में सेलेक्ट हो जाओगे और जब आपको JNU बुलाया जाएगा फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, उस समय आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि उस समय भी नहीं है आपके पास, तो आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशन फॉर्म दे देते हैं कि मेरे को एक्सटेंशन चाहिए 20 दिन का, 15 दिन का, और उस एक्सटेंशन के बाद जो है विद इन उस एक्सटेंशन में मैं आपको ला करके दे दूंगा। अगर मैं नहीं देता हूँ तो मेरा जो एडमिशन है उसको कैंसिल कर दिया जाए, तो आपको एक टेम्पररी बेसिस पे वो एडमिशन दे देंगे। लेकिन 15 दिन के बाद अगर आप अपना जो सर्टिफिकेट है अगर आप उसको प्रोड्यूस नहीं करते हो तो फिर आपका एडमिशन पर दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो इन बातों का प्लीज़ ध्यान रखना, हल्के में मत लेना, क्योंकि कागज़ पत्र जो है वो हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरी है, हर सरकारी काम में बहुत ज़रूरी है। और आप ही रहे हैं एक सरकारी यूनिवर्सिटी में, यानी कि सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, CEIs में पढ़ने के लिए, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप CUET का फॉर्म अभी भर दोगे, फिर मई के 3rd वीक में, 4th वीक में एग्ज़ाम्स आएंगे CUET के। आप एग्ज़ाम दे दोगे, जो भी आपको स्लॉट मिलेगा एग्ज़ाम दे दोगे आप। नॉर्मलाइजेशन सुनने में आया कि इस बार नहीं होने वाला है, क्योंकि एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक ही स्लॉट पे होगा। यानी कि अगर मान लो कि 25 मई को एग्ज़ाम हो रहा है तो जितना भी इंग्लिश का है तो सारे पूरे कंट्री में इंग्लिश का ही एग्ज़ाम होगा, एक ही बार में सारे स्टूडेंट्स को निकाल दिया जाएगा। जनरल टेस्ट का हो रहा है तो पूरे कंट्री में जनरल टेस्ट का ही होगा। तो अगर एक ही क्वेश्चन पेपर सारे स्टूडेंट्स के लिए होगा तो नॉर्मलाइजेशन का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अगर होप करो कि अगर ना भी हो नॉर्मलाइजेशन तो क्या ही दिक्कत है, आपको अपना जो बेसिस है वो पूरा का पूरा आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आप 30 नंबर लेकर के आते हो तो आपको 30 मिलेगा, अगर आप 90 लेकर आते हो आपको 90 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 30 लेकर के आ रहे हो 50 बन जा रहा है, 50 लेकर के आ रहे हो तो 30 बन जा रहा है, ऐसा नहीं होगा अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो, ठीक है। उसके बाद मई में आपका एग्ज़ाम हो गया, जून, जुलाई के 2nd वीक में आपका 1 महीना के बाद ही रिज़ल्ट आता है। तो जून अगर आप पूरा हटा दो तो जुलाई के 1st वीक में या 2nd वीक में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट आने के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन अपना जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल होती है उसको ओपन करती हैं, ठीक है। अब देखो CUET के फॉर्म पे तो आपको पैसा लग नहीं रहा था किसी यूनिवर्सिटीज़ को ऐड करने का, जो फॉर्म का जो पैसा था 500, 600 या 400 उतना ही लग रहा था, कोई अलग से आपको पैसा नहीं लग रहा था, ठीक है। बट इसमें क्या है कि जितने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को आप जाके रजिस्टर करोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा लगेगा। अब
आप उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्टर कर सकते हैं जिनको आप CUET में भर चुके हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वर्स्ट केस सिनेरियो में जितने भी यूनिवर्सिटी है सबको भर देना, जितने भी आपको लिस्ट दूंगा सबको भर देना, ठीक है। हाँ, सो अब क्या करना कि क्या बोल रहा था मैं, हाँ, अब क्या करना कि जा कर के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मान लो कि आपका एक अंदाज़ा हो जाता है ना कि कितने मार्क्स में कितना सिलेक्शन होगा। मान लो कि अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं, ठीक है, आपके 80% से अगर आपके ऊपर आ गए हैं, तो आपको पता होगा कि हाँ मेरा JNU में चांसेस बन रहा है, तो JNU भर देना। और 3-4 जो उसके लोअर हैं वो भर देना, क्योंकि JNU से ऊपर तो अभी फ़िलहाल है नहीं इंडिया में, तो JNU से जो लोअर हैं वो भर देना। मान लो कि आपको आए हैं 70% के लगभग, 65% के लगभग, और आपको लगता है कि हाँ मेरा जो विश्व भारती है वो मेरा हो सकता है, तो आप JNU भर देना, BHU भर देना, विश्व भारती भर देना, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात भर देना, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड भर देना। कि अगर मान लो कि कट ऑफ डाउन जाता है और अगर आपका विश्व भारती में होने वाला था, तो हो सकता है आपका IFLU में हो जाए, या वर्स्ट मतलब कि बेस्ट सिनेरियो कि आपका JNU में हो जाए। और अगर कट ऑफ हाई चला जाता है तो हो सकता है कि आप थोड़े नीचे लुढ़क जाओ, तो वो 5-6 या फिर 7 यूनिवर्सिटीज़ को आप भर देना, ठीक है। अगर आप 2000 का भी अपना बजट लेकर के चलते हो कि 2000 मुझे अभी रजिस्ट्रेशन के ऊपर खर्च करना है, तो आप 6 से 7 यूनिवर्सिटीज़ तो आराम से भर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का 300, 350, 400 इस तरीके का ही आता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जो कि 100 रुपये भी लेते हैं, जैसे कि मुझे याद है कश्मीर का मैंने भरा था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जहाँ पे मैंने LLB के लिए भरा था, तो उसमें 100 रुपये लिया था उन्होंने, और मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आया था LLB के लिए। तो जब JNU हो गया, जब लैंग्वेज हो गया, जो पढ़ना था वही जब मिल गया, तो फिर बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, तो फिर मैंने उस पर एडमिशन नहीं लिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ें चलती हैं, पहले आपका CUET होगा, फिर आपके उसके रिजल्ट आएंगे। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या होती है कि रिजल्ट के 10 दिन पहले ही अपना जो है पोर्टल ओपन कर देती है, तो वो आपको एक बार मतलब कि कैसे बताऊं, वो आपको थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का पोर्टल ओपन हुआ या नहीं हुआ। बेस्ट यही होगा कि दिन में आप 20-25 मिनट सर्व करते रहो। आप जो 10 यूनिवर्सिटीज़ अपने दिमाग में दिख लो कि ये 10 यूनिवर्सिटीज़ में मुझे जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद उन्हीं 10 यूनिवर्सिटीज़ का हर दूसरे दिन 15-20 मिनट जा करके देख लो कि यार इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुला कि नहीं। ये आपको करना है CUET के एग्ज़ाम के 15 से 20 दिन के बाद, ठीक है। तो उस समय आप एकदम बेरोज़गार टाइप का फील करोगे, आपके पास कोई काम धंधा होगा नहीं, बोर्ड्स ख़त्म हो गया, CUET ख़त्म हो गया, कुछ काम धंधा नहीं है, घर पे बैठ के वीडियोस देखो, मूवीज़ देखो और ये सब काम अपना करते रहो। उस समय आपके पास एक ही काम होगा कि अपना जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सबसे एकदम बेस्ट तरीके से प्रोड्यूस करा सके, या फिर किसी डॉक्यूमेंट जो कि एक्सपायर हो चुका है तो उसको रिन्यू करा सके। ये सब काम आपको करना पड़ेगा, आपको खुद से निकलना पड़ेगा। हमेशा पापा के ऊपर या फिर चाचा के ऊपर या फिर जो भी आपके साइबर कैफ़े वाले भैया हैं उन पर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी देखनी पड़ेगी। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद जैसे कि आपका मान लो किसी यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो अब वो पता चलेगा आपको 20 से 25 दिन के बाद। आपने मान लो कि JNU का मई में हो गया एग्ज़ाम CUET का, जुलाई में मान लो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आया, जुलाई के सेकंड वीक में JNU ने अपना पोर्टल ओपन कर दिया, तो जुलाई के 4th वीक तक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपको जो है आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट जब आए तो आपको पता नहीं चले, आग की तरह फैलता है कि जब रिज़ल्ट आता है तो आपको JNU को रजिस्ट्रेशन साइट पर जाना है, अपना जो ID था, अपना जो पासवर्ड था वो आपको डालना है, और फिर वहाँ पे को पता चल जाएगा कि आपको सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। वहाँ पे लिखा है सेलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशन, और नॉट सेलेक्टेड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो इस टाइप से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो उसके बाद जैसे आपको सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ पे आपको सीधा आएगा सीट ब्लॉक करने का ऑप्शन। जैसे आप उस पर सीट ब्लॉक करोगे आपको पैसा पे करना होगा। JNU के तो शायद 317 रुपया था, उसमें उन्होंने पूरे एक सेमेस्टर का भी पैसा जोड़ लिया था, मेडिकल सारा चीज़ का पैसा जोड़ लिया। तो मतलब कि JNU ने 370 रुपये लिया था पूरा एडमिशन सारा चीज़ एक सेमेस्टर तक का, ठीक है। उसी तरह अगर आपका IFLU वगैरह में सिलेक्शन होता है तो IFLU 3,500 रुपये लेता है, गुजरात 4,500 रुपये लेता है। मेरे से भी उन्होंने उतना ही लिया था, पता नहीं रिफ़ंड भी किया है या नहीं किया है, अभी तक मैंने आज तक कभी देखा नहीं, शायद नहीं किया है। किसी एक का तो पैसा आया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी एक ने रिफ़ंड नहीं किया है। अगर गुजरात वाले या IFLU वाले सुन रहे हो तो मेरा एक बार देख लेना, अभिनव नाम है मेरा, प्लीज़ 2022 का स्टूडेंट हूँ मैं। तो ये बात है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी, ऐसे ही क्रोनोलॉजी चलती है कि CUET, फिर आपका रिज़ल्ट, फिर आपके रजिस्ट्रेशन साइट्स ओपन होंगे, फिर आप रजिस्टर करोगे। 10-15 दिन के बाद आपका जो यूनिवर्सिटी का लिस्ट है वो आ जाएगा, मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगा। 10 दिन 12 दिन तक मेरिट लिस्ट आते रहते हैं, हर 3 दिन हर 4 दिन पे आते रहते हैं। जैसे जैसे मान लो क्या कि अब मेरिट लिस्ट कैसे बनता है वो मैं बता देता हूँ कि दूसरा मेरिट लिस्ट कैसे आता है। मान लो कि JNU में 400 सीट्स है, ठीक है। अब जैसे सिलेक्शन हुआ 400 बंदों का सिलेक्शन हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो JNU में एडमिशन नहीं लेंगे, वो IFLU में
में जा के लेंगे एडमिशन, वो जा के कहीं और ले लेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खुले हैं, क्योंकि 1.5 लाख 2 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, सबका तो होगा नहीं, तो जिनका भी हो गया वो ले लेंगे। मान लो कि पहले में 450 बंदों का 450 का हो गया, ठीक है। अब उसमें से सिलेक्शन लिया मात्र 300 लोगों ने, तो 150 सीट्स बच गया। फिर उन 150 सीट्स का मेरिट लिस्ट आएगा, थोड़ा नंबर कम होकर के, ठीक है। जो 450 के बाद जो बच्चे हैं 150 उन पे आएगा। फिर 150 में मान लो कि 50 बंदों ने लिया, तो फिर 100 सीट्स बच गए। फिर उस तरह करके कभी 5 मेरिट लिस्ट भी निकल सकती है, कभी 4 भी निकल सकती है। हर एक सीट को भी फिल किया जाता है हर कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो आप वो उसके लिए निश्चित रहना। अगर मान लो कि पहला लिस्ट अगर आ गया और आपका 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए या फिर 1 रैंक के लिए, 2 रैंक के लिए छूटा है, बहुत ज़्यादा चांस है कि अगले में आपको वो मिल जाएगा। तो आपको कंटिन्यू चेकअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी उसी दिन जब आप पेमेंट करोगे, तो आपको JNU का मैं बता दूं, जैसे आप पेमेंट करोगे तो आपको एक टोकन नंबर और टोकन डेट मिल जाएगा। मान लो कि जैसे कि मैंने शायद 21 अक्टूबर का मेरा रिज़ल्ट आया था JNU को क्यों बोल रहा हूँ मैं, JNU का 21 अक्टूबर को मेरा रिज़ल्ट आया था, 2022 का अक्टूबर को ऑफकोर्स। तो हाँ, जैसे मैंने वो किया, पेमेंट वगैरह किया, उसी समय मैं पेमेंट कर दिया था। तो उस पर आया कि आपको 1 नवंबर का जो है आपको टोकन मिला है। तो 1 नवंबर को 25-30 टोकन नंबर था, यानी कि उसी टोकन नंबर के हिसाब से आपको बुलाया जाता है, ठीक है। तो वो हो गया, तो उस दिन तक आपको आना पड़ेगा। और जैसे ही आपका एडमिशन हुआ, खटाक से टिकट बुक करो, कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहले टिकट बुक करो, क्योंकि अगर टिकट निकल गया तो यार बहुत दिमाग ख़राब होता है। आने का तो आपको आना ही होगा, हंस के आओ, धो कर के आओ, लेकिन अगर टिकट अच्छा AC वेसी का मिल गया तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें थी जो क्रोनोलॉजी में चलती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि ये बता दो कैसे चलती है, ना मैंने बता दिया। अगली वीडियो जो मैं बताऊँगा उसमें जो मैं बनाऊँगा उसमें मैं बताऊँगा कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ पे आप एडमिशन ले सकते हैं इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे, ठीक है। और उसके साथ साथ ही मतलब बता दूंगा कि अगर 2 महीने, जैसे कि अभी 2 महीने बचे हुए हैं, 2.5 महीने बचे हुए हैं कहने का, तो 2.5 महीने में अगर आप स्टार्ट करते हो स्क्रैच से, तो क्या आपकी तैयारी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसके लिए प्लीज़ बी ट्यून्ड इन आवर विथ आवर चैनल। सो इतने देर तक मेरी बातों को सुनने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो, मैं हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि हमें इससे एक मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल फ्री है, बट जो क्रिएटर होता है वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को एक तरफ रख करके वीडियो बनाता है, बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करके दिमाग पे रख करके वीडियो बनाता है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत एक मोटिवेशन का काम करता है। और जितने भी लोग हैं जो कमेंट्स में बहुत प्यारा सा कमेंट्स करते हैं कि थैंक यू भैया, आपकी वीडियोस देख करके मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है आपकी वीडियोस देख करके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सही बता रहा हूँ कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने हर एक सब्सक्राइबर से मिलूँ, हर एक सब्सक्राइबर से गले मिलूँ कि आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हर एक जो बच्चे कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत पसंद है वो लोग, सब के सब। मैं उनको चेहरे से भी नहीं जानता हूँ, बस कुछ नाम से जानता हूँ, जैसे कि आनंदिता हैं और 1-2 लोग हैं, मैं उनका नाम भी देखो इतना नहीं जानता हूँ, बट वो लोग बहुत दिल के करीब हैं मेरे। तो थैंक यू सो मच। मैं एक बार हाथ जोड़ के दिल से मैं आपको सभी लोगों को थैंक यू बोल रहा हूँ मेरे साथ रहने के लिए और अपनी JNU की जर्नी का मुझे पार्ट बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जल्द, कल परसों कभी भी मिल सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय।